तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें कि आप लोग के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सारे पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, इस श्रृंखला में मैंने 2016 की जो मैथ का पेपर था 4th सेमेस्टर का वो करा रखा है। आज की इस वीडियो में मैं 2017 के मैथ पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, बाकी मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ पे भी आप इजीली मैसेज करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन भरोसा रखिए, अगर आपने ये सारे वीडियो को देखा ना तो आपके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो भाई इस वीडियो को मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 2017 का मैथ का पेपर। तो अगर हम बात करें पहले प्रश्न का, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रखा है कि जो परिमेय संख्या है 4/-5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है जब भी आप फ्रैक्शन का भाग सॉल्व करते हैं तो होता क्या है, 4/5 है ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 8/15 है ये क्या हो जाएगा, गुणा का साइन लग जाएगा और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, अब हम अगर इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3/2, और माइनस था तो माइनस हम लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम चलें अगले प्रश्न पे, तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगले प्रश्न में कह रखा है कि एक पासा है जिसको फेंकने पर जो प्रतिदिश समष्टि आता है में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या की बात करें तो आपको सिंपल सा पता है कि अगर हम कोई भी पासा फेंकें तो कितनी प्रतिदिश समष्टि बन सकती है, 6 बन सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यही चांसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी बनेगी जब आप किसी पासा को फेंकेंगे। ठीक है, इतने ही अंक आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है। तो देखो भाई अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 5 हमारा अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 2 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितने अवयव हो सकते हैं, 2 3 और 5। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर हम आपको एक चीज़ें और बताने का प्रयास करें कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो भाई देखो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक तो ये 5 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 गुणे 1, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। जबकि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 6 की, तो 6 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 1, यहाँ पे कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर। तो 2 से अधिक जो फैक्टर बनता है तो भाज्य संख्याएं बनती हैं, 2 से केवल 2 फैक्टर बनता है तो अभाज्य संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगले प्रश्न में सिंपल से दे रखा है कि 0.0000008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 8 का घनमूल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल लीजिए। 8 का दशमलव को इस टाइम भूल जाइए। ठीक है, 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 2 चौका 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अगर हम फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, यानी पेयर 3 का बना, तो हमारा घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया। अब आप देखेंगे कि हर ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो इससे तो हम मतलब जो आंसर है उसका पता नहीं लगा सकते। देखो एक चीज़ हम बताएं, अब यहाँ पे आप काउंट करिए कि दशमलव कितने अंक पे लगा है। अगर आप देख सकते हैं तो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 2, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इधर से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पे लगा है, 6 अंक पे लगा है। तो सिंपल से जब भी आपको दिखे कि दशमलव 6 अंक पे लगा है तो करिएगा कि 6 में 3 से भाग कर दीजिए जब घनमूल की बात करें।
और जब वर्गमूल की बात करें तो क्या करिए कि 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो कितने अंक पे हमें दशमलव लगाना है, 2 अंक पे। तो आप देखेंगे कि इसके आगे 1 अंक हो गया, इसके आगे 2 अंक हो गया। तो ये 2 अंक पे अगर हम दशमलव लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, 3-3 का पेयर बना के भी चीज़ों को कर सकते हैं। एक पेयर हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पेयर हो गया, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, तो 0.2 ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने अभी बताया वैसे भी चीज़ों को आप इजीली कर सकते हैं। अगर हम चलें अगले प्रश्न पे, तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि साइन 30 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जब आप साइन 30 अंश का मान पता होगा तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, जितने भी उसके वैल्यू हैं, सारे वैल्यू को याद कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइन 30 अंश के मान का, तो जो साइन 30 अंश का मान होता है वो होता है 1/2, और जो कॉस 60 अंश का मान होता है ना, ये भी होता है 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है, 5वां प्रश्न दे रखा है कि समीकरण इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन दे रखा है 5x = y के, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x + y = 7 के। तो ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है और y का मान याद करना है। तो सिंपली आप करिए क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y/5। ठीक है, तो x का मान हमें मिल गया y/5। तो आप सिंपली x का मान यहाँ पे रख दीजिए, y/5 रख देंगे, प्लस का y रख देंगे, इक्वल टू का 7 रख देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, सिंपली आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2y/5 प्लस y = 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर देखो हर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, 2y, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई जब हम y में करेंगे तो बनेगा 5y। टोटल का अपान कितना हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, और उस साइड इक्वेशन कितना दे रखा है, इक्वल टू 7 के। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली होगा क्या, 5 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो 5 से 35 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y + 5y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल का 7y। ठीक है, 7y लिख सकते हैं इक्वल टू 35 के, या फिर अगर हम y का मान ज्ञात करना चाहें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/7 के, या 7×5 = 35। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, y का मान 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, और अतिलघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि एक 17 सेमी लंबा और 7 सेमी चौड़ा आयत है। तो सबसे पहले आयत बना लीजिए। आयत आपको पता है कि आयत होता क्या है, बेसिकली आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आयत, और आपको पता है आयत की जो लंबाई होती है ना, ये होती है, और जो चौड़ाई होती है ये होती है। ठीक है, अब आयत की लंबाई कितना दे रखा है, अगर हम आयत की लंबाई की बात करें तो 17 सेमी दे रखा है। 17 सेमी आयत की लंबाई हो गई, और आयत की चौड़ाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 सेमी दे रखा है। ठीक है, और पूछा है कि आयत के चौड़ाई के परिधि घुमाना है। ठीक है, देखो भाई ये चौड़ाई है और इसी के परिधि घुमाना है। एक चीज़ आप जीवन में याद रखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए और आपको डाउट हो तो सिंपली करिए क्या कि जिसके परिधि घुमाने को बोलना है। देखो घुमाना और मोड़ना इसमें अंतर होता है। आगे जब जैसे प्रश्न आएगा तो मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे घुमाने की बात किया है, चौड़ाई के परिधि, तो चौड़ाई को क्या कर दीजिए, आप फिक्स कर दीजिए। इस चौड़ाई को आप क्या करिए, फिक्स कर दीजिए, और इसके परिधि आप घुमाइए। परिधि घुमाने का मतलब ना कि आप इसको गोल गोल घुमाइए। कैसे, सपोज कि जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बेना देखा है ना,
गांव के जो बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। गांव में पंखी वेना जो भी कहते हैं वो इस टाइप का होता है। और यहाँ पे पुपली लगी रहती है। गर्मी में हम करते क्या है कि जब हमें गर्मी लगती है, लाइट कट जाती है, तो हम इसको घुमाते हैं। इस पुपली को जब हम घुमाते हैं तो ये क्या बनता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसको चौड़ाई को फिक्स कर देते हैं और इसको हम गोल गोल घुमाते हैं। जब हम इसको गोल गोल घुमाते हैं तो सेम यही कंडीशन होता है। जब आप इसको फिक्स करके इसको गोल गोल घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगा, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगा, क्योंकि हमारी चौड़ाई जो होगी वो फिक्स रहेगी और ये कुछ बेलन का आकार ले लेगा। ठीक है, ये बेलन का आकार ले लेगा और ये जो हमारी लंबाई है ना, ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है। देखो, यहाँ पे आपकी त्रिज्या बन जाएगी और सिंपली आप करेंगे क्या, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करने का प्रयास करता हूँ ये चीज़ें। देखो, अब यहाँ पे बन जाएगी त्रिज्या और आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो, ये हमारी बन जाएगी त्रिज्या, ये हमारी बन जाएगी त्रिज्या। ठीक है, और ये हमारी बन जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो एक नया बेलन बनेगा और वो बेलन कुछ इस प्रकार का बनेगा जिसकी जो त्रिज्या होगी वो 17 सेमी होगी और जो ऊंचाई है यानी कि हमारी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई बन जाएगी और ऊंचाई चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे वे में आपको बताने का प्रयास करूं, जब भी आपको क्वेश्चन मिले और आपको कुछ न समझ में आए तो आप एक चीज़ रट लीजिए कि आपकी जो चौड़ाई प्रश्न में दिया है ना, उसको आप ऊंचाई कर लीजिए, चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई कर लीजिए। ठीक है, और आपकी जो लंबाई दे रखी है, लंबाई जो दे रखी है, लंबाई इक्वल टू क्या कर लीजिए, त्रिज्या कर लीजिए। ठीक है, 17 सेमी यानी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिए और अगर आप ये चीज़ें याद रखते हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ईजिली हम आपको बताते हैं। अब ये बेलन का रूप धारण कर लिया है और पूछा है आयतन। तो आपको पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर हम बेलन के वॉल्यूम की बात करें तो बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इजीली वैल्यू को रख दीजिए और अपने मान को प्राप्त कर लीजिए। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है और आर का मान इस समय क्या हो रखा है, 17 हो रखा है। तो आप करेंगे क्या, 17 × 17 और एच का मान क्या दे रखा है, 7। ठीक है, तो आप 7 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब इजली वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 और गुणे 17 × 17 कर सकते हैं। अब 17 × 17 289 हो जाएगा। अब देखिए 289 × 22 करना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ईजिली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 289 × 22। ठीक है, तो 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 बचा 1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 2 9 18, फिर सेम चीज़ें आ जाएंगी। 2 9 18 का 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 बचा 1, 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, बचेगा 1 और फिर 7 5 12, 13 का यहाँ पे 3 हो जाएगा और बचेगा 1, 5 1 6। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 63 58। और यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, घन सेमी, क्योंकि देखो हम यहाँ पे वॉल्यूम याद कर रहे हैं तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मात्र घन सेमी लिख सकते हैं या फिर सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रखा है एक बाग है जिसमें आम के 2304 पेड़ है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। देखो ऐसे प्रश्न में सिंपली आपको करना क्या होता है, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें पूछे पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या अगर बराबर आपको ऐसी चीज़ें दिखे तो आप सिंपली करेंगे क्या, उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2304 का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें तो 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 के 2
और यहाँ पे आएगा 2 पचे तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर काटेंगे तो 2 पचे 10, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 छंग 12। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से काटिए 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर अगर आप 72 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, ठीक। 2 को काटेंगे 18 दूना 36, 2 को काटेंगे 9 और फिर यहाँ पे 9 कितने से कटेगा, अगर हम 9 की बात करें तो 9 कटेगा 3 त्रिक का 9 और 3 एक के 3। तो कितने पेयर बन रहे हैं आप बना लीजिए पहले पेयर, ठीक है। अगर हम पेयर की बात करें तो ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 3 पेयर हो गया और ये एक 4 पेयर हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब आप इजली करिएगा, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 2 गुणे, देखो जो पेयर बना है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। 2 गुणे 2 और एक 2 का पेयर और बना है और फिर एक 2 का पेयर बना है और 3 का पेयर बना है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएगा। और पूछा कितने पंक्तियों की संख्या, तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न सिंपली दे रखा है कि tan 45 अंश cot 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो हमें सारे वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के मान याद कर लीजिए, क्योंकि हर बार पूछता है 1 से 2 प्रश्न और 1 से 2 प्रश्न ही अंतर बन जाते हैं जिन बच्चों का गणित वीक रहता है फेल और पास के बीच में, ठीक है। तो अगर हम tan 45 अंश की बात करें तो tan 45 अंश का मान होता है 1। और अगर हम cot 30 अंश के मान की बात करें तो देखो, चूंकि tan 45 अंश का मान होता है 1/3 और जो cot होता है वो होता है 1/tan, ठीक है। तो मतलब cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्णी में 3। तो मतलब cot 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, कर्णी में 3, ठीक है। अगर हम बात करें प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। फिर 2 लिखा है तो आप 2 लिख लीजिए। 2 लिखने के बाद फिर cos 30 अंश का मान बोला है। तो देखो भाई, cos 30 अंश का जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3/2 और फिर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 90 अंश। देखो, साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कर्णी में 3 प्लस में आ जाएगा और कर्णी में 3 माइनस में है तो कट जाएगा। 1 प्लस में है, 1 माइनस में है तो कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ों को करेंगे तो एक बार में सॉल्व कर लेंगे और अगर आपको वैल्यू याद रहेगी तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि समीकरण दे रखा है और उस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। समीकरण दे रखा है 30x माइनस 30 और 13x माइनस 30 प्लस का x² इक्वल टू 0। देखो, ऐसे प्रश्न जो फैक्टराइजेशन के प्रश्न हैं बहुत ईजी होते हैं और आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, हमें एक ऑर्डर में रखना होता है घटते क्रम में, ठीक है। मतलब पावर के घटते क्रम में सबसे पहले आपको रखना होता है। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑलरेडी नहीं दिया है घटते हुए क्रम में तो आपको चीज़ों को अरेंज करना है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो देखो, सबसे पहले 1 का पावर दे रखा है, फिर 0 का पावर दे रखा है, फिर 2 का पावर दे रखा है। कहने का मतलब इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे हम अरेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखो भाई, सबसे पहले हम x² को लिखेंगे। तो अगर हम इसको x² को लिखेंगे, इसके बाद पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर हम 13x को लिखेंगे तो हम इसको साइन के साथ लिखेंगे और 13x का अगर साइन कुछ नहीं दिया गया है, कहने का मतलब अगर माइनस प्लस नहीं दिया गया है तो ये हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लस कंसीडर करते हैं। चूँकि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 13x, ठीक है। और अब यहाँ पे माइनस 13 दे रखा है तो आप साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है ना, जैसे देखो शुरू का अंत में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई नंबर दिया है, चूँकि यहाँ पे इसका जो
कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसके हम कोफिशिएंट 1 को अगर हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा। तो अब हमें 30 को इसके साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है, माइनस का 30। अब हमें -30 का ऐसा फैक्टर करना है जिसमें कि मल्टीप्लाई करने पे तो -30 आए, लेकिन प्लस और माइनस करने पे प्लस का 13x आए, ठीक है। कहने का मतलब मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला पद आना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर मध्य वाला पद आना चाहिए। तो अगर हम इसका फैक्टर करें 15 दूना 30 और 15 में से 2 जाएगा तो 13x, ठीक है। तो यानी कि देखो 15 दूनी 30 यानी कि -15 और गुणे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस का 2, क्योंकि देखो प्लस माइनस तभी तो माइनस होगा। तो इस ढंग से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे x² प्लस का, देखो प्लस का कितना हो जाएगा 13 मतलब 15x, ठीक है, 15x और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15 दूनी 30x यानी 2x, ठीक है, और ये माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं, देखो इसको 2 का पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x प्लस का 15, और अगर हम अगले ब्रैकेट में 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस का 15, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट सेम रहने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपका फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए आप जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो आप ज़रूर ये देख लीजिए कि आपका जो ब्रैकेट है, मतलब जो ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको अगले मतलब इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो ये आ जाएगा x प्लस का 15 और एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम करते क्या, ये जो x कॉमन लिए हैं ना, तो ये x माइनस का 2 आ जाएगा, x माइनस का 2। अब इसको आप अगर इसकी वैल्यू को ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको 0 का इक्वल कर दीजिए, x प्लस का 15 का इक्वल टू 0, या x इक्वल टू इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 15 आ गया। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर का माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यानी x इक्वल टू 2। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई -15 और 2, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें कि क्षेत्रफल उसका दे रखा है 154 वर्ग सेमी, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये होता है πr², और जो πr² का मान दे रखा है वो दे रखा है 154, ठीक है। अब अगर मान इसका 154 दे रखा है तो r² इक्वल टू अगर हम वैल्यू को फाइंड करें तो 154 और पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 अगर इधर है तो उधर जाएगा तो भाई पलट जाएगा, मतलब इधर भाग गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 यानी 7/22 हो जाएगा, ठीक है, 7/22 हो जाएगा। और 7/22 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 22 सत्ते क्या होता है 154 होता है, तो r² इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 यानी 7 सत्ते 49, या r² बटे 49, r² बराबर 49, या आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भाई पूछते हैं, बार बार आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहते हैं। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की तो देखो फिर से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 5x और प्लस का 1। तो मैंने सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया था कि अगर कोई कोफिशिएंट दे रखा है तो उसका मल्टीप्लाई आप लास्ट के पद में करिए। तो अगर आप 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 1 = 4 ही आ जाएगा। अब 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे क्या है 4 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना है 5 आए। तो आपको पता है कि अगर हम 4 × 1 = 4 करेंगे तो 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 1 = 5 होता है। तो आप इजीली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब बस वही वैल्यू को रख दीजिए। आप रखेंगे 4x² प्लस का 4 के साथ x लगा देंगे 4x, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0 लगा लीजिएगा। अब 2 का पेयर बनाते हैं। अगर हम 2 का पेयर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें x है, इसमें भी x है। तो अगर आप 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस का
1 बचेगा। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। अब हमने जो चीज़ें आपको बताई थी x प्लस 1 यानी इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हैं 4x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ से आप अगर x का मान याद करना चाहें तो x का मान भी याद कर सकते हैं 75 करके, नहीं तो अगर आप इतना मान भी रखते हैं तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, देखो भाई फैक्टराइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के बीच में बनाऊंगा 5 से 7 मिनट का, जिसमें आपको मैं ये चीज़ें बता दूंगा कि कैसे हम फैक्टराइजेशन ईजिली कर सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गया हमारा। तो लघुत्तरी प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं, तो हमें भाई अच्छे से सारी चीज़ों को लिखते हुए चलना है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम 12वें प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो दे क्या रखा है, 2 पासा दे रखा है। अगर हम उसको एक साथ फेंकते हैं तो अंकों का जो योग है वो 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देखो अंकों के योग 4 होने की अगर हम संभावना की बात करें, देखो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको मैंने बताया जब आप कभी भी एक पासा फेंकेंगे तो 6 उसके मतलब सतह है, तो 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हम ऐसे ही पासा सेकंड फेंकें तो भाई पासा सेकंड भी फेंकेंगे तो भी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है तो फिर सेम वही 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जब हम 2 पासे को फेंकते हैं। अब बोला क्या है, अंकों का योग 4 आना चाहिए। तो देखो भाई ऐसे प्रश्न जब भी देना, अंकों का योग 4 आना चाहिए, अंकों का योग 7 आना चाहिए, तो करना क्या है, अब आपको इसी में देख लेना है किन 2 पासाओं मतलब सतह को जोड़ने पर 4 आ रहा है। देखो जब हम 2 पासा फेंकते हैं तो हो सकता है पहले पासा में कितना आए, 2 आए, और दूसरे पासे में भी 2 आए। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है यानी 2 और 2 की संभावना बनती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पासा का योग मतलब दोनों सतहों में पासों का जो योग है वो 4 है। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है एक पासे पे 1 आए और एक पासे पे 3 आए। ठीक है, हमेशा जब आप डायगोनल में चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। तो हो सकता है एक पासे पे 1 आए और एक पासे पे 3 आए, तो हम इस पॉसिबिलिटी को भी लिख सकते हैं 1 और 3 की। ठीक है, अब अगर ये 1 3 आया तो जस्ट इसका अपोजिट यानी हो सकता है भाई पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है 3 और 1 की। समझ रहे ना आप। इसके अलावा अगर हम कोई भी पॉसिबिलिटी की बात करें तो नहीं बन सकता भाई, आगे जो भी अंक हैं वो बड़े हैं और किसी भी संख्याओं को जोड़ने पे 4 का योग नहीं आ सकता है। तो अगर हम बात करें टोटल कितनी संभावनाएं बनी, 1 2 और 3। ठीक है, अगर अब हमें संभावनाओं की ज्ञात करना होती है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना होता है, तो इसका सूत्र होता है, आप लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर मैं लिख दे रहा हूँ, जो अनुकूल परिणामों की संख्या और टोटल का बटा कितना हो जाएगा, कुल परिणाम यानी टोटल परिणाम। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं आप बोल दे रहा हूँ कुल परिणाम। तो अगर हम अनुकूल परिणाम की बात करें तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, देखो 2 पासा अगर आप फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हम इसकी बात करें तो आप पहले लिख लीजिए, पहले मैं बताता हूँ अनुकूल परिणाम कितने आए, 1 2 3 यानी 3 परिणाम हमारे अनुकूल आए हैं और टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 36 बनती है। कैसे बनती है थोड़ा सा मैं इरेज करके भी आपको बताऊंगा। तो 3 1 के 3 और यहाँ पे 12 3 36 यानी 1/12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें ये 36 कहाँ से आया, तो देखो भाई अगर आप एक पासे को फेंकते हैं, ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें, अगर आप समझ लेते हैं तो भूलेगा नहीं। अगर आप एक पासे को फेंकते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 6 बनती है। ठीक है, अगर आप 2 पासे को फेंकते हैं तो कितनी बनती है, 6 बनती है। अगर आप 3 पासे को फेंकते हैं तो फिर इसकी भी पॉसिबिलिटी 6 बनती है। कहने का मतलब आपने एक पासे को फेंका तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है फिर 1 आए, फिर 1 आए, मतलब एक अंक आने की पॉसिबिलिटी 6 बार बन सकती है किसी भी पासे में। ठीक है, और अगर आप फिर दूसरा पासा फेंकते हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 6 बन सकती है। समझ रहे हैं, एक अंक आने की। तो
तीसरे को फेंकेंगे तो तीसरे की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक बार, मतलब ये हो सकता है एक आए 6 बार, 2 आए 6 बार, 3 आए 6 बार, समझ रहे हैं। तो इसको हम लिखते क्या है कि 6 के पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। जब भी हमें पासे की बात करता है तो हम हमेशा 6 के पावर n की बात करते हैं, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कितनी बार थ्रोन, कितनी बार हम पासे को फेंकते हैं। तो हम यहाँ पे पासे को 2 बार फेंके हैं तो x का पावर n यानी x का पावर 2, और 6 गुणे 6 आपको पता है 6 6 का 36 होता है, ठीक है। अगर यही 3 बार की बात होता है तो आप क्या करते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 करते, यानी 6 का पावर 3 करते। यही 4 बार की बात होती तो 4 का पावर 6 का पावर 4 करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, कुल मतलब कुल परिणाम को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, ठीक है। यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो तथा उसके उसके गोल सिर का परिणाम 56 सेमी है, तो उस टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो एक तो मैं आपको एकदम साधारण तरीके से बता दे रहा हूँ, जब कभी भी आपको प्रश्न, देखो ये क्या है, मतलब ये शंक्वाकार शंकु है। अगर इसके ऊपर आप कपड़े को लपेटेंगे, ये पूरा क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है, मतलब TSA है जिसको आप कर सरफेस सॉरी TSA है, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप इस पर कपड़ा लपेटते हैं तो ये पूरे वक्र पृष्ठ पे तो लपेटा जाएगा, समझ रहे ना आप। तो अगर हम इसको इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि इसका एक सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा सा बनाता हूँ जिससे चीज़ों को लिख के आपको समझा पाऊँ। ये हमारा शंकु हो गया। जब आप इसको कपड़े को लपेटेंगे पूरे इसके वक्र पृष्ठ पे, तो इसका फार्मूला होता है कुल कपड़ा, इसको सिंपल सा लिखते हैं, जो कुल कपड़ा यानी टोटल कपड़ा जो होता है ना, टोटल कपड़ा क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी शंकु के जो वक्र पृष्ठ है, टोटल सरफेस एरिया है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है, मतलब कुल कपड़ा जो होता है वो शंकु के वक्र पृष्ठ के इक्वल होता है। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ पे लपेटा है। जैसे यहाँ पे शंकु की बात कही गई है, अगर आपको आयत की बात बोले, अगर आपको मतलब समझ लो कि वेलन की बात बोले, तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे कि टोटल कपड़े को बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर कर देंगे, या फिर आप शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर कर देंगे। तो इस ढंग से आप चीज़ों को इक्वल कर देंगे। तो कुल का और दे कितना रखा है, जो अगर हम इसकी बात करें तो इसका वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 840। मतलब जो हम टोटल की बात करें, टोटल कपड़े बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, आप लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। वक्र पृष्ठ को बराबर हमने किया। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, इसका मान दे रखा है 840, ठीक है, 840 मान दे रखा है। तो अगर हम इसके मान को 840 रखते हैं, 840 सेमी, ठीक है, तो 840 दे रखा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब बोला है कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप, यानी ये देखो ये जो शंकु था, अब इसके इस गोल सिरे को देख रहे हैं ना, इस गोल सिरे का जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 56 सेमी दे रखा है। तो ये एक वृत्त का रूप ले रहा है, ठीक है, तो वृत्त का रूप ले रहा है तो हमें पता है कि वृत्त की ये पूरा देखो, जो अगर हम वृत्त की सरकमफ्रेंसेस की बात करें, परिधि की बात करें, क्योंकि देखो पूरे वृत्त मतलब ये जो गोल सिरे का पूरा परिमाप है ना, यानी परिधि का परिमाप है। तो जो अगर हम परिधि की बात करें, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होता है। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो ये होता है 2πr, और 2πr का मान कितना दे रखा है, 2πr का मान दे रखा है कितना, 56, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें πr का मान कितना हो जाएगा, 56/2, या फिर हो जाएगा 28, ठीक है। πr का मान कितना आ गया, 28 सेमी। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं हम वक्र पृष्ठ की। तो अगर हम शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो भाई तो होता है πrl, और πrl बराबर कितना हो जाएगा, देखो πrl हो गया। अब πrl बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम πrl बराबर कितना कर सकते हैं कि rl, इसका देखो पाई और r का मान तो हमें निकल गया कि 28, पाई और इसका मान कितना पता चल गया, 28, ठीक है।
और इसका मान कितना, पाई वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है 840। 840 इस प्रश्न में मैं सॉल्व कर रहा था, इस प्रश्न में थोड़ा तो मुझे समस्या था इस वैल्यू को लेके। 840 अगर हम इसको 840 से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। देखो ये मानना 844 होगा, ये चीज़ें आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा भाई। ये वैल्यू जो है ना 844 होगा। बाकी आप अगर 40 रख के भी करना चाहें तो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके आंसर आया ना भाई, अगर आप आंसर को मैच करेंगे, बोलेंगे आंसर गलत बताएं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 844 आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखो सिंपल से अब आप वक्रपृष्ठ को अगर आप बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ बराबर सिंपल सा मान हमें पता है कि वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर यल। तो पाई आर यल बराबर हो जाएगा हमारा 844, ठीक है। और पाई और आर का मान हमें कितना मिल रखा है, 28 मिल रखा है। तो यल का मान हमें ज्ञात करना है, यानी इसकी तिरछी ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी है। तो यल बराबर हो जाएगा 844, और ये जो पाई आर का मान कितना आया है हमारा 28 आया है, तो डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस 28 भागे इतना करेंगे ना, तो 28 देंगे, 28 28 गुणे 3 करिए, 8 त्रिक 24 का 4 बचा 2, और 3 दूनी 6 2 8, 28 3 84 ना। तो ये 3 बार में जाएगा, लगभग 30 दशमलव कुछ आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी डिवाइड करके भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे मैंने प्रश्न को किया और कैसे आप प्रश्न को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल से प्रश्न क्या बोला कि एक मदारी है जिसकी टोपी शंकुआकार है, ठीक है भाई। एक मदारी है जिसकी टोपी शंकुआकार है, तो इस कुछ इस प्रकार का बनेगा। और वो बोला है यदि उसमें 840 वर्ग सेमी, यानी इसको 844 कर लीजिए, 844 वर्ग सेमी का कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहने का मतलब इस पूरे शंकु पे 844 वर्ग सेमी का कपड़ा लपेटा जाता है। तो उसके जो गोल सिरे का परिमाप है ना, यानी जो इस सिरे का परिमाप है उसका 56 दे रखा है, 56 सेमी हो। तो टोपी की तिर्यक उचारी यानी ये ज्ञात करना है। तो सिंपल से करना क्या भाई, ये पाई आर मतलब ये परिधि क्या मान हो गया, इसका मान 56 दे रखा है, 56 दे रखा है। तो पाई आर मतलब पाई आर बराबर 2 पाई आर होता है, आपको पता है 2 पाई आर बराबर 56 दे रखा है, तो पाई आर बराबर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी शंकु के वक्रपृष्ठ की, तो देखो जो कपड़ा लपेटा जाएगा ये शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा, यानी जो पाई आर यल का मान होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें पाई आर यल, ये होता है शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बताता हूँ। पाई आर यल की अगर हम बात करें, ये शंकु के वक्रपृष्ठ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल देखो शंकु का जो वक्रपृष्ठ किसके बराबर हो जाएगा 844 के, क्योंकि यही तो दे रखा है, इतने ही तो वर्ग सेमी का कपड़ा लपेटा गया है। तो ये टोटल कपड़ा हो गया, ये वक्रपृष्ठ हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपली पाई आर का मान आपको पता है 28 आया है, और यल का मान आपको ज्ञात करना है। तो यल बराबर पाई आर का मान रखेंगे तो उधर डिवाइड में हो जाएगा 844 भागे 28, तो 28 देंगे यानी 30 दशमलव कुछ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे। तो आप ऐसे प्रश्न को करेंगे आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें तो देखो भाई 14वां प्रश्न क्या कर रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है भाई ये ज्ञात करना। बहुलक तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो देखो बहुलक होगा क्या, सिंपली जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या होती है, कितनी बार आया है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो सबसे अधिक बार 2 है कि 3 है कि 5 है, 1 है 2 है। तो कहेंगे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, सबसे अधिक बार तो 5 दिख रहा है, और 5 में कितने पद हैं, 23 पद हैं, यानी जो आपका बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको प्रश्न को देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसके सामने वाला जो पद होगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस प्रश्न को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो मदारी वाला प्रश्न है इसको एक फार्मूला होता है 1/2 गुणे परिधि, लेकिन मैं कहूँगा जो पहला मेथड है मैंने आपको बताया वैसे ही करिएगा, ज़्यादा ईजी होगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं गुणे यल के, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं निकालना होगा, यहाँ एरिया इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं 1/2, और परिधि का मान कितना दे रखा है 56 गुणे यल, ठीक है। तो अब अगर टोटल देखो, टोटल ये वर्ग सेमी में कितना दे रखा है, मतलब यल इक्वल टू कर सकते हैं इसको, एक इसका मान कितना दे रखा है 844, तो 844
थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे बस 844 मान रखिए, बराबर 1/2 गुणे 56 और गुणे यल। ठीक है, अब बस पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पे 2 से कटेगा, ये 28 आ जाएगा और 28 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और फिर हमें वही मान मिलेगा 30.14। ऐसे भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी भाई एक मेथड और है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने पहला मेथड आपको बताया ना, बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, तो वैसे ही करिएगा तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। बाकी नहीं याद आता तो ये फार्मूला भी लगा के आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो हम चलते हैं 15वें प्रश्न पे। तो देखो भाई 15वां प्रश्न क्या कर रखा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो दो मान जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका जो मान होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करिए। देखो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं और कैसे आप इजीली आंसर ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो जब भी पूछे भिन्न ज्ञात कीजिए तो आप सिंपली मान लीजिए कि माना, देखो आप सिंपली मान लीजिए कि माना वह भिन्न क्या है, यक्स है। कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि माना वह भिन्न क्या है, यक्स बटा वाई। चूंकि भिन्न यक्स बटा वाई के रूप में होता है, फिर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे आप लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, यदि 1 घंटा दिया जाए, यदि 1 घटा दिया जाए तो ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम इसमें 1 घटा दें, यानी यक्स बटा वाई किस में बोला है, ये बोला है कि घटा दिया जाए अंश में। ठीक है, तो अंश क्या होता है आपको पता है, ऊपर वाली वैल्यू अंश होती है और नीचे वाली वैल्यू हर होती है। तो अगर हम इसमें 1 घटा दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आगे के प्रश्न को पढ़िए। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, यक्स माइनस 1/y। हो सकता है प्रश्न को भाई 2 बार मिटाना पड़े, तो ध्यान से नोट करते चलिएगा, 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 2 इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखो वेरिएबल को एक साइड कर लो, तो 2x माइनस का 2y और ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मतलब इसका जो अगला पार्ट दे रखा है वो क्या कर रखा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। तो देखो भाई ये भिन्न था यक्स बटा वाई, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, मैंने आपको बताया और आपको भी पता है चीज़ें। तो अगर हम हर में 4 जोड़ते हैं यानी वाई में 4 जोड़ते हैं तो ये भिन्न कितना बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर सेम वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसा मैंने किया है, 2 का मल्टीप्लाई x में तो ये 2x हो जाएगा, और फिर 1 में y का मल्टीप्लाई y, और फिर 1 में 4 का मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 4 को y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू 4 के। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं। ये मैंने गलत किया है क्या, 3x, हाँ देखो एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई है, ध्यान से। ये जब मल्टीप्लाई मैं 3 का करूँगा तो ये 3x होगा ना, ये हो जाएगा 3x, तभी कह रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है। ये हो जाएगा 3x और ये माइनस का 2y, और फिर ये जो 3x है ना, यही बस 2x की जगह 3x हो जाएगा और ये माइनस 2y तो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की। अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, 3x माइनस का 2y और इक्वल टू कितना दे रखा है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 के। ठीक है, 2 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस का y इक्वल टू 4 के। देखो जब कभी भी आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने को देता है तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे इसके बहुत सारे मेथड, जिसमें कि एक मेथड आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और पूर्ण वर्ग बना के, भाई पूर्ण वर्ग बना के नहीं सॉरी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक बीजगुणन खंड विधि। तो ये सारी विधि आपने पढ़ा होगा। तो सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि, वैसे भी कर सकते हैं या आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो हम विलोपन विधि से करते हैं। देखो ये पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो अगर हम बात करें तो इस विलोपन विधि में करना क्या होता है, एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है जिससे वो वैल्यू कट जाए। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें
देखो, अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा, और ये 2y है क्या हो जाएगा, वैल्यू कट जाएगी और हमें ईजिली मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 2 के, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, दूसरे में अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 4x, फिर 2 y में गुणा करेंगे तो माइनस का 2y, और टोटल के फिर 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, कितना बचेगा 2 चौका 8, ठीक है। ये हमारा नया इक्वेशन मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे बेसिकली होता क्या, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम दूसरे साइन से रिप्रेजेंट करें, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, बचेगा क्या 4x 3x। तो देखो साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और टोटल यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, क्या है 2 ही आया भाई, मैंने सॉल्व सही किया था कि नहीं। थोड़ा सा यार इसी में घाच पाच हो रहा है। पहला इक्वेशन कितना आया था, मैं थोड़ा सा मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। हर अंश में एक घटा दिया जाए तो मैं यानी x माइनस 1/y इक्वल टू 2/3 के, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 और इक्वल टू 2y। अच्छा ये माइनस का 3 होगा, तभी तो बोल रहा हूँ कहाँ से गलत हो रहा है यार, कट क्यों नहीं रहा, क्योंकि कटने वाली वैल्यू नहीं आ रही थी ना। देखो यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे एक वैल्यू और आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भाई गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो वैल्यू है ना, ये भी 3 होगा, ये वैल्यू भी 3 होगा। कैसे 3 होगा, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई जब आप इक्वेशन फर्स्ट को बनाएंगे ना, ये मान भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसको भी आप करेक्ट करिएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब करना क्या, अब इसको आप घटा दीजिए, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, और ये माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस में से कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप x के मान को 5 को किसी भी इक्वेशन में रख के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो बस सिंपली करना क्या, y का मान ज्ञात करना है, तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ पहले इक्वेशन में, तो अगर हम पहले इक्वेशन में रखें तो कितना पहला इक्वेशन था जो डाउटफुल इक्वेशन था वही रखते हैं, 3x था और माइनस का 2y था इक्वल टू कितना था 3 था, ठीक है। तो 3x का मान 5 आ गया, ये मान नहीं है भाई, माइनस का 2y इक्वल टू 3 के, तो 3 बचे 15, 15 माइनस 2y बराबर 3 के। या यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज करूँ पहले तो, 1 मिनट। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये देखो 15 उधर जाएगा तो बचेगा क्या, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 12, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 छंग 12, यानी हमारा जो x का मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रखा है कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका रखा है ABCD, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैंने पिछला जो क्वेश्चन करा रखा था पिछले साल का पेपर, तो वहाँ पे मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसको ज्ञात करना है, ठीक है। ये डायगोनल है, मतलब ये विकर्ण है दोनों, और विकर्ण की जो वैल्यू दे रखी है AC और BD खींचे गए हैं, ठीक है। यदि एंगल ACB यानी एंगल ACB, एंगल ACB, ठीक है, ये मान दे रखा है कितना, ACB का मान 52 दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है एंगल BAC, एंगल अगर हम, ये तो हमारा हो गया ACB और ये हो गया हमारा BAC, ठीक है। तो इसका मान दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, जो एंगल A का मान इतना दे रखा है, एंगल C का मान इतना दे रखा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट, पैर पैर पकड़ लिया, अरे बाप रे।
सॉरी पैर थोड़ा सा मोच खा गया था। देखो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपली अब आप त्रिभुज ए बी सी में अगर देखिए, एक त्रिभुज पकड़ लीजिए, जैसे आप अगर बात करिए त्रिभुज ए बी सी में, देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। यानी इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो सिंपली आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब आप एंगल, तीनों एंगल का मान पता है आपको ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 अंश। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो एंगल ए का मान आपको पता है 48 अंश, प्लस एंगल बी का मान आपको नहीं पता है, प्लस एंगल सी का मान आपको कितना पता है? 52 अंश पता है, ठीक है, इक्वल टू कितना? 180 अंश। अगर हम बात करें 48 और 52 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 100 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 100। और अगर हमें एंगल बी की बात करें तो एंगल बी का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। एंगल बी का मान 80 आ गया। अब हमें बोला क्या है? एंगल डी का मान ज्ञात करना है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है एंगल ए डी सी का मान ज्ञात करिए, यानी हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर हमने एंगल बी का मान क्यों ज्ञात किया आपको मैं बताऊँ। चूँकि चक्रीय चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो हमने सोचा कि अगर हम एंगल बी का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें एक भुजा का मान पता चल गया, तो आमने सामने की भुजा का योग 180 अंश करके ईजिली हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि एंगल बी का मान ज्ञात किया। अब हम क्या कर सकते हैं? सिंपली लिख सकते हैं कि चूँकि हमें पता है, आप लिखेंगे चूँकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश। एंगल बी का मान कितना पता है? 80 अंश पता है, तो आप लिखेंगे ये 80 अंश हो गया, प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश, या फिर एंगल डी बराबर 180 अंश माइनस 80, या एंगल डी बराबर कितना लिखेंगे? 100 अंश, ठीक है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि एंगल डी का मान कितना आ गया? 100 आ गया। ऐसे आप प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्न, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है। अगर हम बात करें 17वें प्रश्न की, तो देखो भाई 17वां प्रश्न क्या कर रखा कि एक धातु है जिसकी ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की मान 10 सेमी दे रखा है, तो 10 गुणे 4 गुणे 1.6 सेमी दे रखा है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी धातु का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब उसको पिघलाकर कोई नया चीज़ बनाते हैं, तो उस दशा में एक चीज़ एकदम कंठस्थ कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा भी है तब भी, जब एक ठोस धातु को पिघलाकर किसी दूसरे धातु में परिवर्तित करी जाती है, दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो उस दशा में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम समान होता है। मतलब वॉल्यूम क्या होगा? वो समान होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, अगर हम बात करें घनाकार सिल्ली का जो वॉल्यूम होगा, आप लिखेंगे घनाकार, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलिएगा, घनाकार सिल्ली का वॉल्यूम आप लिखेंगे। चूँकि जब हम ठोस धातु को पिघलाते हैं तो जो दूसरी वस्तु बनती है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? समान होता है। तो घनाकार सिल्ली का जो वॉल्यूम होगा वो आयताकार सिल्ली के वॉल्यूम के क्या होगा? वह आयताकार सिल्ली के वॉल्यूम को बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करें घन के आयतन की, तो देखो आपको पता है घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब, ठीक है। घन का आयतन होता है a क्यूब। और अगर हम बात करें आयत की वॉल्यूम की, तो आयत का वॉल्यूम आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी 10 गुणे 4 गुणे 1.6 कर देंगे आप, 10 गुणे 4 गुणे 1.6 सेमी, ठीक है। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a क्यूब बराबर हो जाएगा 10 चौका 40, और 40 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 16 चौका 64, और दशमलव हट जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा? 64 आ जाएगा, ठीक है।
अगर ये 64 आ गया, अब इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो आपको पता है ए का जो घनमूल 64 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी एक भुजा आपकी जो यहाँ पे पूछा गया भुजा की माप, तो नई सिल्ली की जो भुजा की माप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेमी, ठीक है। और ये प्रत्येक भुजा का होगा, इसलिए आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे भी अगर आपको दिखे कि पिघलाकर कोई नई मतलब नया धातु या नई वस्तु बनाई जाती है, तो आप सिंपली यही करिएगा कि जो वस्तु दे रखी है जिसको पिघलाई जा रही है और जो वस्तु बन रही है उसके वॉल्यूम को बराबर कर दीजिएगा। इस दशा में आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली प्रश्न को कर पाएंगे और विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है, ठीक है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें एक साइकिल है, उसके पहिए का जो व्यास दे रखा है यानी जो डायमीटर दे रखा है वो 77 सेमी दे रखा है। तो यहाँ से सिंपली आप निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 77/2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना बात। हाँ, अब दे रखा है 0.42 किलोमीटर चलने से पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो अगर मैं सिंपली बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पे भी आप एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। जब भी ऐसे प्रश्न दे तो पहिए, देखो ये चूँकि देखो ये परिधि है, आपको पता है ये चीज़ें जो है ये परिधि है, सर्कमफ्रेंसेस है, ठीक है। अब ये बोला है परिधि मतलब एक चक्कर चलेगा, ठीक है। एक चक्कर चलेगा, 2 चक्कर चलेगा, 3 चक्कर चलेगा। तो अगर हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम करेंगे क्या कि पहिए की जो परिधि लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि गुणे क्या हो जाएगा हमारा, चक्रों की संख्या, ठीक है। यानी देखो भाई ये तो सर्कमफ्रेंसेस हो गया और मतलब परिधि हो गया। अब कितने चक्कर लगाएं उसको ज्ञात करने के लिए हमें चक्रों की संख्या से तो गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे चक्रों की संख्या, ठीक है, चक्रों की संख्या। अब इक्वल टू कितनी, तब हमें अगर हम देखो परिधि गुणे चक्रों की संख्या कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस। वही तो मैंने बोला कि अगर आप भाई एक चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर लगाते हैं, अगर आपको टोटल ज्ञात करना है तो आप सर्कमफ्रेंसेस यानी परिधि गुणे चक्रों की संख्या कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, कुल दूरी मिल जाएगी। तो ये सूत्र हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो परिधि आपको पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, 2πr होता है। फिर चक्रों की संख्या, अगर हम चक्रों की संख्या बात करें तो यहाँ पे ज्ञात करना है कितने चक्कर लगाएं, यही तो ज्ञात करना है। तो आप इसको यक्स मान लीजिए इक्वल टू कुल दूरी। अगर हम कुल दूरी की बात करें तो ये 0.242 किलोमीटर दे रखा है, 0.242 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो चूँकि ये जो व्यास दे रखा है ये 77 सेमी में दे रखा है और यहाँ पे ये वैल्यू किलोमीटर में है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में कैसे आप बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। अगर आपसे ईजिली प्रश्न करूँ कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो होता है, लेकिन क्या होता है 100 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 1000 से गुणा करेंगे, फिर 100 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे। तो ये जो 1 किलोमीटर है ये एक मतलब क्या बनेगा, सेंटीमीटर में बनेगा। सिंपल सी अगर हम बात करें तो आप 1 2 3 4 5 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो बस कुछ मत करिए, कर दीजिए गुणा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2πr गुणे यक्स इक्वल टू, इसमें आप क्या करेंगे 0.242 किलोमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप इजीली करिए क्या, 1000 से गुणा करिए फिर 100 से गुणा कीजिए, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो ये 3 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा और बाकी ये जो 2 जीरो बचेगा ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2πr गुणे यक्स इक्वल टू दशमलव, तो देखो इस 3 जीरो से ख़त्म हो जाएगा और ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। और अगर दशमलव ख़त्म हो गया तो बाकी ये जो दो जीरो बचेगा ये लास्ट में लग जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 242 और लास्ट में 2 जीरो, ठीक है, इतना आ गया। अब करिए क्या, सिंपली इधर मल्टीप्लाई में ये सब है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ऊपर की चीज़ें मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है।
अब अगर मैं समझाने का आपको प्रयास करूं कैसे ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं भाई आसानी से, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 पाई आर यानी 2 गुड़े पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7 आपको पता है। पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा। और आर के मान की अगर हम बात करें तो आर का मान यहाँ पे आपने लिखा था 77/2, तो ये हो जाएगा 77/2 इक्वल टू यक्स के, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 242 यानी 242, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और इरेज करते हैं और प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं आपके लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, देखो 7 से ये कटेगा तो 11×7=77 आ जाएगा, ठीक है, 7 एक के साथ 7 एक के साथ, ठीक है। फिर आप अगर 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, मतलब 11 दूनी 22 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 22 आ गया। तो बस आप लिखेंगे क्या, 2 गुड़े आपको मिला क्या, 2 गुड़े 11 में 121 गुड़े यक्स और टोटल इक्वल टू 242 और 00, ठीक है। अब आप इसका उधर जाके मल्टीप्लाई भाग कर दीजिए। तो अगर आप उधर जाके इसको भाग करेंगे तो कैसे भाग होगा और कितनी वैल्यू आएंगी, इसको हम सॉल्व करने का थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू सिंपल आ जाएगा, यक्स इक्वल टू 242 00 और टोटल का बटा 121, 2 गुड़े 121, ठीक है, 2 गुड़े 121। अब 121 दूना क्या होता है, 121 दूना 242 होता है, यानी ये कितने बार में कट जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी टोटल यक्स का मान कितना आ जाएगा, 100, यानी चक्करों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। आप सिंपल लिखेंगे 100 चक्कर, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देखो भाई थोड़ा सा मोबाइल से मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो हाथ से लिखने में थोड़ा सा लगता है गचर पचर हो जाता है चीज़ें, थोड़ा सा मतलब लगता है भाई थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हो पाता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको चीज़ों को समझाऊं और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती मैं दोबारा आपको बताऊं। इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करिए। जैसे कि देखो ये पहिए का ब्याज दे रखा था, इसको 77/2 मैंने कर दिया, ये हमारी त्रिज्या मिल गई, ठीक है। अब प्रश्न होता क्या है, पहियों की संख्या अगर हमें कुल चक्कर याद करना है कभी भी, तो आप देखो ये सरकमफ्रेंसेस बन रहा है यानी परिधि बन रहा है, तो परिधि में अगर हम चक्करों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, चूँकि देखो टोटल डिस्टेंस का मान दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 मीटर हो गया और 100 सेंटीमीटर हो गया, यानी अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.242 को क्या करेंगे, 1 2 3 गुड़े 1 2 से गुणा करेंगे। देखो ये 3 जीरो तो इस दशमलव को यहाँ ला देगा, यानी दशमलव खत्म हो जाएगा, बाकी ये जो 2 जीरो बचेगा इसके पीछे लग जाएगा, यानी 242 इतना आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब जब टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया तो बस सिंपली मतलब फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको पता है 2 पाई आर और उसको यक्स मान लीजिए इक्वल टू 24200, यहाँ से यक्स है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा और 100 चक्कर आ जाएंगे आपके टोटल आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको सारे प्रश्न आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न को लेकर कोई भी शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।